हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी की टॉप 100 एमसीक्यू जो कि लैब असिस्टेंट 2026 के लिए। इसके सिलेबस में जो बायोलॉजी का सिलेबस है उसका यूनिट थर्ड है, यानी कि पॉइंट नंबर 3, जिसका नाम है पादप एवं पादप शरीर, ऊतक एवं ऊतक तंत्र और द्वितीयक वृद्धि। ठीक है। तो 100 प्रश्नों के अंदर ये पूरी यूनिट कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न 1 से 100 तक। प्रश्न संख्या 1 है, पादप शरीर के दो मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो पादप शरीर के दो जो मुख्य भाग हैं वो है जड़ और तना। क्योंकि आपने देखे होंगे कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर पत्तियां हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पुष्प हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और फल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जड़ और तना सभी पादपों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है, पादप शरीर की आकृति किस आधार पर होती है, यानी कि जो आकृति जो होती है वो किस आधार पर तय होती है? तो इसका आंसर होगा जड़, उसका तना और पत्तियों की संरचना, ये तीनों के आधार पर इसकी आकृति का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 3, एपिडर्मिस का मुख्य कार्य क्या है? तो पादप का एक भाग है एपिडर्मिस, इसके अंदर है ना, तो उसका उसका मुख्य जो कार्य है वो है सुरक्षा और जल का संरक्षण करना। ऊपरी परत होती है इसकी, उसको जो ये जल का वाष्पोषण होने से रोकती है। प्रश्न संख्या 4, पादप के मुख्य उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है 3 प्रकार के। कौन कौन से? मेरिस्टेमेटिक, ठीक है, स्थायी उत्तक परमानेंट, और स्रावकीय उत्तक यानी सेक्रेटरी। ठीक है। 3 प्रकार के उत्तक पादपों में पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक, स्थायी और सेक्रेटरी। जो मतलब श्रावण करते हैं, और स्थायी का मतलब जो पिक्स होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक यानी कि जिन मतलब वृद्धि होती है तो उसके अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, स्थायी उत्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो स्थायी जो उत्तक होता है वो प्रकाश संश्लेषण, संरक्षण और उन भंडारण, ये प्रमुख कार्य है स्थायी उत्तक के। प्रश्न संख्या 6, मेरिस्टेमेटिक उत्तक का कार्य क्या है? तो मेरिस्टेमेटिक उत्तक है वो जो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। प्रश्न संख्या 7, मुख्य स्थायी उत्तक कौन कौन से हैं? तो मुख्य जो स्थायी उत्तक है उसमें आता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ये तीनों के नाम आपको अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, पादप वाले चैप्टर से पूछे ही जाते हैं। ठीक है। पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये मुख्य स्थायी उत्तक है। प्रश्न संख्या 8, जलवाहिनी का, जलवाहिनी या जाइलम, जाइलम का कार्य क्या होता है? जल और खनिज का परिवहन। प्रश्न संख्या 9, मुग ये मतलब फ्लोएम का कार्य क्या है? फ्लोएम का कार्य है खाद्य पदार्थों का परिवहन। प्रश्न संख्या 10, जड़ में जल और खनिज अवशोषण का उत्तक कौन सा है? तो यह है एपिडर्मिस और रूट रेसे, एपिडर्मिस और रूट रेसे। तो फ्रेंड 10 प्रश्न अभी तक किए हैं अपन ने। ऐसे ही प्रश्न लेवल असिस्टेंट एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, तो आप इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक लिंक में जा करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। शुरू करते हैं। एक प्रश्न संख्या 11 से लेके 100 तक अब करेंगे फटाक से। कोलन कायमा का कार्य क्या है? तो ये लचीला होता है और ये सहारा प्रदान करता है। लचीला होने से क्या है कि पादप टूटते नहीं है, जैसे हवा वगैरह में दूर चलते लचीला होता है तो जल्दी से टूटता नहीं है, उसको सहारा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 12, स्क्लेरन कायमा किस लिए जिम्मेदार है, यानी इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो ये कठोर सहारा प्रदान करता है, जिससे पेड़ इधर उधर घूमते नहीं है। प्रश्न संख्या 13, जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ का मुख्य कार्य वो है जल और खनिज का अवशोषण करना और पौधों को सहारा देना। प्रश्न संख्या 14, तना का मुख्य कार्य क्या है? तना का मुख्य कार्य पौधे को सहारा देना और जल और खाद्य का परिवहन करना। प्रश्न संख्या 15, पेरेन्काइमा किस कार्य में सहायक होता है? तो पेरेन्काइमा है जो प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और उत्तक की वृद्धि के में सहायक होता है। प्रश्न संख्या 16, पादप शरीर में कितने टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं? ठीक है। पादप शरीर में कितने टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं? 3 पाए जाते हैं। देखिए, एपिडर्मिल, भूमिगत और संचार। ये हिंदी है ना, उससे उसके बजाय इसका जो इंग्लिश वर्जन है इसको आप अच्छे से याद करना। एपिडर्मल ये तो इंग्लिश में ही है, भूमिगत को ग्राउंड, और ये वस्कुलर, इससे क्या है आसानी से याद हो जाते हैं। हिंदी में थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। एपिडर्मल तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? संरक्षण करता है और जल और गैस का नियंत्रण करता है एपिडर्मल। प्रश्न संख्या 18, भूमिगत तंत्र में कौन कौन से उत्तक है? पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों ही भूमिगत तंत्र में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 19, संचार तंत्र में प्रमुख कौन कौन से उत्तक है? तो इसमें जलवाहिनी यानी जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और
फ्लोएम प्रमुख ऊतक है। प्रश्न संख्या है 20, प्राथमिक वृद्धि यानी प्राइमरी ग्रोथ किसके कारण होती है? ये सिकर मेरी स्टेम के कारण होती है, तने का भाग होता है सिकर मेरी स्टेम, उसके कारण इसमें वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या 21, द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ किसके कारण होती है? तो इसका आंसर होगा पार्श्व मेरी स्टेम, लेटरल मेरी स्टेम भी कहते हैं इसको, कैम्बियम का नाम है। प्रश्न संख्या 22, संचार कैम्बियम, ठीक है, यानी वस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? तो ये द्वितीयक जलवाहिनी और द्वितीयक सुकवाहिनी यानी कि जाइलम और फ्लोएम बनाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्योर हिंदी में आ गया थोड़ा, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आपको इंग्लिश वर्जन भी ध्यान रखना है, और स्पेशल हिंदी में भी आ सकता है। कोर्क कैम्बियम का कार्य क्या है? तो ये बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। कोर्क कैम्बियम क्या करता है? बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 24, द्वितीयक वृद्धि मुख्य रूप से किस में होती है? तो इसका आंसर है लकड़ी वाले पौधों में द्वितीयक वृद्धि प्रमुख रूप से होती है। प्रश्न संख्या 25, शिखर मेरी स्टेम, ठीक है, शिखर मेरी स्टेम किस प्रकार की वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो यह है कि ऊर्ध्वाधर वृद्धि यानी कि जो खड़े लंबाई में वृद्धि होती है उसके लिए है, न कि मोटाई के लिए। प्रश्न संख्या 26, पेरेन्काइमा में किस प्रकार की विशेष कोशिकाएं पाई जाती है? पेरेन्काइमा में पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट युक्त और हवाबरे, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट से युक्त कोशिकाएं पाई जाती है इसके अंदर। और कोलेनकाइमा का स्थान मुख्य रूप से कहाँ होता है? कोलेनकाइमा का स्थान होता है तना और पत्ती का जो डंठल होता है उसके अंदर कोलेनकाइमा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 28, स्क्लेरेनकाइमा की कठोर कोशिकाएं कौन सी होती है? तो ये होती है फाइबर और सिलेरिड्स। प्रश्न संख्या 29, जलवाहिनी में जल परिवहन के लिए कौन सी संरचना प्रमुख है? जलवाहिनी यानी कि जाइलम में कौन सी संरचना है? तो यह है ट्रेकियोड और वाहिनी यानी कि ट्रेकियड और वेसल्स। प्रश्न संख्या 30, सुखवाहिनी यानी कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन सी संरचना करती है? तो इसमें है स्टीव ट्यूब और सहायक कोशिकाएं, कंपेनियन सेल्स और स्टीव ट्यूब। प्रश्न संख्या 31, पार्श्व मेरिस्टेम, पार्श्व मेरिस्टेम के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो इसके प्रकार देख लो आप, संचार कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, दोनों इनके प्रकार होते हैं पार्श्व मेरिस्टेम के। तो आंसर होगा ए। प्रश्न संख्या 32, द्वितीयक वृद्धि में जलवाहिनी किस दिशा में बनती है? द्वितीयक वृद्धि जो होती है उसमें जलवाहिनी यानी जाइलम किस दिशा में बनती है? तो ये अंदर की ओर इनवर्ड बढ़ती है। द्वितीयक वृद्धि में फ्लोएम किस दिशा में बनती है या बढ़ती है? तो ये फ्लोएम है जो बाहर की ओर बढ़ती है, जबकि जाइलम वाली है वो अंदर की ओर बढ़ती है। पादप शरीर में कोशिकाओं का विभेदन क्यों आवश्यक है? ठीक है, तो विभिन्न कार्यों के लिए विशेष कोशिकाएं बनाना, यही इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 35, पेरेन्काइमा में कौन सा कार्य होता है? पेरेन्काइमा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और ऊतक भराई। प्रश्न संख्या 36, कोलेनकाइमा किस प्रकार के सहारा के लिए जिम्मेदार है? तो इसमें लचीला सहारा है कोलेनकाइमा के लिए। स्क्लेरेनकाइमा किस में अधिक पाया जाता है? तो लकड़ी वाले पौधों में, और बीज का जो आवरण होता है उसके अंदर स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता है। प्रश्न संख्या 38, शिखर मेरी स्टेम इससे नियंत्रित करता है? ये ऊर्ध्वाधर वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रश्न संख्या 39, एपिडर्मिस में कौन सा संरचना गैस विनिमय में सहायक है? एपिडर्मिस की कौन सी संरचना जो गैसों का विनिमय करने में सहायक है? वो है स्टोमेटा। जो छोटे छोटे रंध्र होते हैं पत्तों के पीछे, उनको स्टोमेटा कहा जाता है। भूमिगत तंत्र, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में किसका कार्य ऊतक भराई है? ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा पेरेन्काइमा का। संचार तंत्र, मस्कुलर टिश्यू सिस्टम किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? यह जल और खाद्य का परिवहन। द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ मुख्य रूप से किस में होती है? ये लकड़ी वाले पौधों में होती है। प्रश्न संख्या 43, संचार कैम्बियम यानी वस्कुलर कैम्बियम किससे बनता है? ये बनता है इंटरफाशियल और फाशिकुलर कैम्बियम, इंटरफाशियल इंटरफाशिकुलर और फाशिकुलर कैम्बियम से बनता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 44, कोर्क कैम्बियम किस ऊतक से बनता है? ये परिधीय परत या एपिडर्मिस के नीचे बनता है। प्रश्न संख्या 45, जाइलम में कौन सी संरचना जल परिवहन के लिए मुख्य है? यह है ट्रेकियोड और वेसल्स। प्रश्न संख्या 46, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ये होता है सीव ट्यूब और सहायक कोशिकाएं। शायद ये प्रश्न दोबारा अ, आ गए हैं ऐसा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, आप रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से पढ़ना। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम किसके परिणाम स्वरूप बनता है? ये बनता है वस्कुलर कैम्बियम की गतिविधि के कारण। प्रश्न संख्या 48, पेरेन्काइमा किस प्रकार की कोशिकाएं? यह पतली दीवार वाली और जीवित कोशिकाएं होती है पेरेन्काइमा। कोलोनकाइमा की दीवार किस प्रकार की होती है? कोलोनकाइमा की दीवार होती है अनियमित और मोटी दीवार होती है। ये बहुत सी बार पूछा जाता है, अच्छे तरीके से याद करना आपको। प्रश्न संख्या 50, स्क्लेरेनकाइमा की दीवार किस प्रकार की होती है? तो स्क्लेरेनकाइमा जो ऊतक है उसकी दीवार होती है कठोर और लिग्निफाइड,
ठीक है। शिखर मेरी स्टेम किस स्थान पर पाया जाता है? तना और जड़ के सिरों पर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 52, पार्श्व वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ किस दिशा में होती है? तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, द्रव्यमान में वृद्धि होती है, यानी कि उसकी मोटाई और उसका जो व्यास होता है वो बढ़ता है। प्रश्न संख्या 53, द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा मेरी स्टेम सक्रिय रहता है? तो वस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, ये द्वितीयक वृद्धि के लिए, किसके लिए? द्वितीयक वृद्धि के लिए सक्रिय रहते हैं। प्रश्न संख्या 54, पेरेन्काइमा में कौन सा कार्य विशेष है? यह है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, स्टोरेज यानी संग्रहण, और ऊतक भराई। प्रश्न संख्या 55, प्रश्न संख्या 55 को करेंगे अभी अपन। कोलेनकाइमा मुख्य रूप से किसके लिए सहारा प्रदान करता है? तो ये कोलेनकाइमा है जो लचीला सहारा प्रदान करता है। स्केलेरनकाइमा मुख्य रूप से किसके सहायक है? ये कठोर सहारा प्रदान करता है। और जाइलम में कौन सी कोशिकाएं मृत होती है? तो इसमें ट्रेकिड और वाहिनी यानी कि ट्रेकिया और वेसल्स। प्रश्न संख्या 58, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है या मृत होती है? तो फ्लोएम जो होता है वो जीवित कोशिकाएं पाई जाती है, सीट ट्यूब ट्यूब और कंपेनियन सेल। प्रश्न संख्या 59 है, स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? स्टोमेटा पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 60, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? तो वस्कुलर कैम्बियम और कोर्क कैम्बियम, ये बार बार जो वर्ड है ना इनके फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नई परत का निर्माण करते हैं ये। प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61, यदि तना में जाइलम क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या प्रभाव होगा? जल और खनिज परिवहन रुक जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 62, कोलेनकाइमा की कोशिकाओं में दीवार की मोटाई अनियमित क्यों होती है? तो लचीला सहारा देने के लिए इसकी मोटाई अनियमित होती है। प्रश्न संख्या 63, सेकेंडरी ग्रोथ में कोर्क कैम्बियम किस परत से बनता है? सेकेंडरी ग्रोथ में कोर्क कैम्बियम बनता है परिधीय परत से, ठीक है, कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस के नीचे। प्रश्न संख्या है 64, एपिकल मेरिस्टेम सक्रिय नहीं रहेगा तो पौधे में क्या होगा? ऊर्ध्वाधर वृद्धि रुक जाएगी। अगर एपिकल मेरिस्टेम सक्रिय नहीं रहेगा तो वृद्धि रुक जाएगी। प्रश्न संख्या 65, यदि वस्कुलर कैम्बियम सक्रिय नहीं रहेगा तो किसकी कमी होगी? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की। ठीक है। प्रश्न संख्या 66, पेरेन्काइमा किस प्रकार की कोशिकाएं होती है? पेरेन्काइमा पतली दीवार वाली और जीवित कोशिकाएं होती है। प्रश्न संख्या 67, स्टेम में कोलेनकाइमा का स्थान कहाँ होता है? तो ये कोनों और कोने के नीचे पाए जाते हैं। स्केलेरेन्काइमा किस में अधिक पाया जाता है? तो ये स्केलेरेन्काइमा है वो लकड़ी वाले पौधे में अधिक पाया जाता है। प्रश्न संख्या 69, स्टोमेटा की संख्या और स्थान, स्टोमेटा की संख्या और स्थान किससे संबंधित है? ये जल की उपलब्धता और वातावरण से संबंधित है। प्रश्न संख्या 70, सेकेंडरी जाइलम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो सेकेंडरी जाइलम होता है जो जल का और खनिज का परिवहन करता है और कठोर सहारा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 71 सॉरी, सेकेंडरी फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो सेकेंडरी जो फ्लोएम होता है वो खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। प्रश्न संख्या 72, कोर्क किस लिए जिम्मेदार है? कोर्क पौधों की सुरक्षा और जल का संरक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न संख्या 73, यदि पार्श्व वृद्धि यानी कि मोटाई रुक जाए तो पौधे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तना और जड़ का जो व्यास है वो नहीं बढ़ेगा, उतने का उतना ही रहेगा। प्रश्न संख्या 74, वस्कुलर कैम्बियम किस प्रकार की कोशिकाओं से बनता है? वस्कुलर कैम्बियम किस प्रकार की कोशिका बनता है? ये बनता है इंटरफेसिकुलर पेरेन्काइमा और फेसिकुलर जाइलम या फ्लोएम सेल से। ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, रिवीजन भी करना है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर देना, और डेली जुड़े रहना, क्योंकि जितने भी साइंस के पूरी यूनिट्स है उनकी यूनिट वाइज टॉप 100 MCQ लेके आएंगे, ताकि आपकी तैयारी 4 से 5 गुना बेहतर हो सकेगी। प्रश्न संख्या 75, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में मुख्य अंतर क्या होता है? तो देखिए, प्राइमरी जो जाइलम होता है उसमें एपिकल मेरिस्टेम द्वारा बनता है, जबकि सेकेंडरी जाइलम होता है वो पार्श्व कैम्बियम द्वारा बनता है। प्रश्न संख्या 76, सेकेंडरी फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित है या मृत? तो सेकेंडरी जो फ्लोएम होता है उसकी कोशिकाएं जीवित होती है। प्रश्न संख्या 77, यदि एपिडर्मिस एपिडर्मिस क्षतिग्रस्त हो जाए तो पौधे में क्या होगा? तो जल का नुकसान बढ़ेगा और संक्रमण का खतरा रहेगा। पेरेन्काइमा में क्लोरेन्काइमा किस कार्य के लिए विशेष है? तो यह फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रश्न संख्या 79, पेरेन्काइमा किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है? ये पाया जाता है जलज पौधे, यानी कि जो जल में उगने वाले पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स, उनमें पाया जाता है। प्रश्न संख्या 80, स्टेम में रचना और वृद्धि पर एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि पर्यावरणीय जो कारक है उनका क्या प्रभाव होता है? तो ये प्रकाश, जल और पोषक तत्वों को प्रभावित करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 81,
अब देखो एक कथन कारण वाले सवाल हैं, इनको ध्यान से पढ़ना है। इसमें कथन दे रखा है कि सेकेंडरी जाइलम मर्त कोशिकाओं से बना होता है। रीजन, सेकेंडरी जाइलम में जल और खनिज का परिवहन होता है। तो इसमें बताओ कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्रश्न संख्या 81, लगाओ दिमाग इसके अंदर। इसमें दोनों ही सही है, ठीक है। जो सेकेंडरी जाइलम जाइलम की बात हो रही है यहाँ पे, न कि फ्लोएम की, मर्त कोशिका से बना हुआ होता है और से जल और खनिज का परिवहन होता है। तो इसमें दोनों ही सही है और इसका सही कारण है। प्रश्न संख्या 82, इसमें असर्शन है कोर कैम्बियम केवल बाहरी सुरक्षा के लिए कार्य करता है। रीजन, कोर कैम्बियम की कोशिकाएं लिग्निन युक्त होती है। तो इसमें दोनों ही सही है और आर एक का कारण है। प्रश्न संख्या 83, यदि एपिकल मेरिस्टेम निष्क्रिय हो जाए तो कौन सी वृद्धि प्रभावित होगी। तो इसमें होगा प्राइमरी ग्रोथ। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं की अनियमित मोटी दीवार किस लिए है। ये लचीला सहारा प्रदान करने के लिए उसकी दीवारें अनियमित और मोटी होती है। प्रश्न संख्या 85, जाइलम और फ्लोएम की मुख्य अंतर विशेषता क्या है। जाइलम मृत और फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है, ये प्रमुख अंतर है और ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 86, पेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा में मुख्य अंतर क्या है। तो पेरेनकाइमा पतली दीवार वाली और फोटोसिंथेटिक होती है, जबकि कोलेनकाइमा लचीली और लचीला सहारा देती है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 87 है। इसमें कथन दे रखा है एचर्सन सेकेंडरी फ्लोएम, फ्लोएम जीवित कोशिकाओं से बना होता है। ये फ्लोएम की बात हो रही है और कारण है स्ट्यू ट्यूब और कंपेनियन सेल्स इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें दोनों ही सही है और जो ये आ रहा है इसका सही कारण है। प्रश्न संख्या 88, यदि स्टेम में वस्कुलर कैम्बियम निष्क्रिय हो जाए, ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम यदि निष्क्रिय हो जाए तो कौन सा प्रभाव होगा। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का निर्माण रुक जाएगा। क्या क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम का निर्माण रुक जाएगा सेकेंडरी वाले का। प्रश्न संख्या 89, असरसन यानी कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं कठोर और लिग्निफाइड होती है। ये कठोर सहारा और संरचना प्रदान करती है। दोनों ही सही है इसमें और इसका कारण सही है। प्रश्न संख्या 90, यदि जड़ में एपिडर्मिस और रूट रे से क्षतिग्रस्त हो जाए, ठीक है, एपिडर्मिस यानी बाहरी परत और रूट रे से क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होगा। तो जल और खनिज अवशोषण प्रभावित होगा। प्रश्न संख्या 91, सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान जाइलम और फ्लोएम के अनुपात में परिवर्तन क्यों होता है। ये जलवाहिनी यानी जाइलम अधिक मात्रा में बनने लगती है। प्रश्न संख्या 92, इस आश्वासन है कि जो स्टोमेटा है केवल पत्तियों में पाए जाते हैं। ये गैस विनिमय और ट्रांसपायरेशन में मदद करते हैं। तो दोनों ही सही है, केवल पत्तियों में पाए जाते हैं स्टोमेटा। रंध्र होते हैं एक तरह की चीज जो गैसों का विनिमय और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। प्रश्न संख्या 93, पेरेनकाइमा में एरेनकाइमा की किस प्रकार के पौधों में अधिक पाया जाता है। ये जलज पौधों में अधिक पाया जाता है। सेकेंडरी ग्रोथ किस दिशा में अधिक होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो मोटाई में होती है, व्यास होती है, थिकनेस या डायमीटर में। प्रश्न संख्या 95 है, क्लोरेनकाइमा किस कार्य के लिए विशेष है। यह है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रश्न संख्या 96, प्रश्न संख्या 96 है, वस्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम में मुख्य अंतर क्या है। तो वस्कुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाता है, ठीक है, वस्कुलर कैम्बियम, जबकि कोर कैम्बियम सुरक्षा प्रदान करता है। ये उल्टा भी दे सकते हैं आपको, इसलिए आपको अच्छे से याद करना है। प्रश्न संख्या 97, यदि स्टेम में कलेनकाइमा की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो तो क्या होगा। तो लचीला सहारा कम होगा, तना झुक जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 98, असर्शन, इसमें कथन है कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम लिग्निफाइड होते हैं, बिल्कुल सही, और इन्हें कठोर सहारा और जल संग्रहण परिवहन के लिए मजबूत होना चाहिए। दोनों ही सही है। प्रश्न संख्या 99, पेरेनकाइमा का मुख्य कार्य क्या है। तो पेरेनकाइमा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है और भंडारण और उत्तक भराई। और लास्ट प्रश्न है 100, ठीक है। इसको करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखे पीडीएफ और फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, तो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके बाद में यूनिट 4 भी रेगुलर आती रहेगी रोजाना। इसके बाद की यूनिट तो कल का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा यूनिट 4 के ऊपर। आप लेब असिस्टेंट के सिलेबस में देख सकते हैं, अपन सिलेबस का जो पॉइंट है उसके अनुसार ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है।
उसकी सीरीज वाइज लाएंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं अपन। स्टेम में एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि पर्यावरणीय कारक जैसे प्रकाश, जल और पोषक किसे प्रभावित करते हैं? तो सेकेंडरी ग्रोथ और टिश्यू डिफरेंटेशन को, ठीक है, यानी कि उत्तक विभेदन को और द्वितीयक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या क्लास उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप स्टडी कम्युनिटी से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा जिसमें आप अपने डाउट रख सकते हैं और उसके सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है यूनिट 4 बायोलॉजी की टॉप 100 एमसीक्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।